अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शुएब इमाम और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम सीरीज़ का एक और खुसूसी इंटरव्यू। दोस्तों, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का अंदाज़ा उसकी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स से आसानी से लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे कि अगर आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाह रहे हैं तो आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कमेटी इंडस्ट्री की ट्रेड कमेटी के वाइस चेयरमैन जनाब इजाज़ अहमद साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आपके वसी तजर्बे को देखते हुए मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिज़नेस में जो भी लोग आना चाह रहे हैं वो शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि सर आपकी ज़िंदगी इस काम में गुजरी है। आप कोहिनूर मैपल लीफ ग्रुप की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को देख रहे हैं और उस तरह आप पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, आप स्टेट बैंक को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इन लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब साहब, आप, कासिम अली शाह साहब और आपकी पूरी टीम और सुनने वाले अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर। कुरान पाक में सूरा नजम 53 सूरा आयत नंबर 39 पे इरशाद बारी ताला है, व अन लैसल इंसान इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। मेरे रूहानी उस्ताद हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं हर इंसान को किसी ना किसी ख़ास टास्क के लिए पैदा किया गया है और उस टास्क की तकमील के लिए मोहब्बत और पैशन उसके दिल में डाल दिया गया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उस टास्क को ढूंढ लें जिसके लिए नेचर ने हमें क्रिएट किया है, जिसके लिए पैशन हमारे दिल में ऑलरेडी डाल दिया गया हुआ है, तो वहाँ पे हमारी कामयाबी है। इसी बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में मुख्तार मसूद अपने बुक आवाज़े दोस्त में लिखते हैं, जहाँ पे आपका ख़ाश कल्बी और फ़र्ज़ मनसबी का इम्तजाज हो जाए, वहाँ पे आपकी कामयाबी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है तो इसके लिए आपका पैशन होना ज़रूरी है, और पहले डिस्कवर करें कि आपका पैशन कौन सी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बिज़नेस करें। अब क्वेश्चन आपका ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बिज़नेस को कैसे शुरू किया जाए। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं थ्रू आउट पाकिस्तान ट्रेनिंग करवाता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, स्मिडा और नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत थ्रू आउट पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और अदर बिग प्लेटफॉर्म्स में मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, और इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 24 ईयर्स हो गए हैं। तो मेरा जब क्वेश्चन होता है इंपोर्टर्स से एक्सपोर्टर्स से, जब आपने बिज़नेस शुरू किया तो सबसे पहला काम आपने क्या किया कि आपने बिज़नेस प्लान बनाया। तो वहाँ पे खामोशी रहती है और ये कहते हैं कि जी मेरा दोस्त मेरा हमसाया बिज़नेस कर रहा तो मैंने भी शुरू कर दिया। कोई फिजिबिलिटी स्टडी नहीं की, कोई बिज़नेस प्लान नहीं बनाया। तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में जो फेलियर है या फ्लॉप होते हैं लोग या नाकामी की वजह है, वो सबसे बड़ी वजह यह है कि बिज़नेस प्लान नहीं बनाते। तो जब भी बिज़नेस किया जाए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का, तो पहला स्टेप है बिज़नेस प्लान बनाना। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स बिज़नेस शुरू करने से पहले और बिज़नेस शुरू होने के साथ साथ लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं। एक केयरफुल प्लानिंग, जिसको मैं बिज़नेस प्लान का नाम दे रहा हूँ। दूसरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर अंडरस्टैंडिंग मतलब तमाम जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, जो टर्म्स हैं एंड कंडीशंस हैं, पेमेंट टर्म्स हैं, इनको टर्म्स हैं, वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। खाली पढ़ लेना और अंडरस्टैंड करना दोनों ग्रेट डिफरेंस है। तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर बिज़नेस शुरू करना चाहिए। सही। सर, अगर हम बिज़नेस प्लान की बात करें तो बिज़नेस प्लान किस तरह डेवलप किया जाए? बिज़नेस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। बिज़नेस प्लान जो है, मैंने जैसे मेरा इंट्रो आपने दे दिया कि मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाकिस्तान की पहली बुक अल्हम्दुलिल्लाह लिखी है। तो बुक में मैंने बिज़नेस प्लान के तमाम कंटेंट्स दे दिए हैं। बिज़नेस प्लान करने से पहले आपको मार्केट की रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट की स्टडी करनी पड़ती है। अब चूँकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में मार्केट तो अदर कंट्री है, फॉरेन कंट्री है, तो उसके लिए आपको फाइनेंस ज़्यादा चाहिए, आपको कॉस्ट मनी चाहिए, तो लोग घबरा जाते हैं इतना फाइनेंस कॉस्ट कहाँ से आएगी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बुक में ऐसे सैकड़ों लिंक दे दिए हैं कि उस लिंक पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑफिस में बैठ के इतनी रिसर्च, इतना पेपर वर्क कर लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप जो बिज़नेस प्लान अब बनाएंगे वो एक रियलिस्टिक बिज़नेस प्लान होएगा। अगर आप बिज़नेस रिसर्च नहीं कर रहे, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं ले रहे, तो वो आपकी विश लिस्ट पे बिज़नेस प्लान है, वो सही बिज़नेस प्लान नहीं है। तो सही बिज़नेस प्लान आप रिसर्च और फैक्ट्स एंड फिगर की स्टडी के बाद है।
जब आप रिसर्च स्टडी कर लें, उसके बेस पे जो बिजनेस प्लान बनाएं, तो वहाँ पे आपने 2 मेजर डिसीजन लेने होते हैं, आपकी प्रोडक्ट क्या होएगी और आपकी मार्केट क्या होएगी। तो दोनों बिजनेस जो डिसीजन हो रहे हैं मार्केट और प्रोडक्ट का, लेट योर बिजनेस प्लान प्रूव दैट बोथ डिसीजंस आर इन हार्मनी। लेट्स से कि आप पंखा एक्सपोर्ट करते हैं, तो पंखा खरीदने वाले को क्या चाहिए? हवा चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप पंखा जो है गुजरात में पिछले 40 साल से बन रहे हैं। अगर हम वो पुराना वही बेढंगा सा बड़ा पंखा जब चलता था पूरे मोहल्ले में आवाज़ आती थी, वही पंखा लेकर कहीं मार्केट में सेल करना चले जाएं किसी डेवलप कंट्री में, तो क्या वो पुराने दौर वाला मॉडल वाला पंखा बिकेगा? नहीं बिकेगा ना। तो इसका मतलब हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब लो वोल्टेज, अच्छी क्वालिटी, अच्छा कलर्स, फोल्डेबल और अच्छी पैकिंग के साथ बनाना पड़ेगा। और भले उसको आप महंगा बेच रहे हैं क्योंकि आप डेवलप कंट्री में जा रहे हैं। अब अपनी जो कंट्री और प्रोडक्ट और मार्केट में हार्मनी आ गई। अब आप ये चाहते हैं कि वही प्रोडक्ट मैं किसी अफ्रीका के कंट्री में जाके बेच दूं। इतना महंगा पंखा आप किसी अफ्रीका कंट्री में जहाँ पे खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वहाँ पे बिक सकेगा? नहीं बिकेगा ना। तो लेट योर बिजनेस प्लान प्रूव दैट योर प्रोडक्ट एंड मार्केट आर इन हार्मनी एंड राइट डिसीजन। उसके बाद अपने 5 ऑपरेशनल डिसीजन लेने होते हैं। सबसे अहम डिसीजन मार्केटिंग का, मार्केटिंग 4 पेज, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का। देन आपने प्रोडक्शन के डिसीजन लेने हैं, लीगल डिसीजन लेने हैं, पर्सनल के डिसीजन लेने हैं। देन लास्ट फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनानी है, बैलेंस शीट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। अब ये 5 ऑपरेशंस डिसीजन आ गए। देन टाइम एंड एक्शन प्लान बनाए, उसकी समरी बनाए, तो बिजनेस प्लान आपका रेडी हो गया। अब जो बिजनेस प्लान आपका बना होगा, ये आपका लॉजिकल डिसीजन होएगा, किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे होएगा। उसके बाद आप बिजनेस करें तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। सही। सर, अगर हम आमतौर पे बात करें तो जो प्रोसेस होता है इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का, लोगों को कहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अब देखिए, बिजनेस कोई भी है, मुश्किलात के बगैर तो ज़िंदगी भी नहीं है और ना ही कोई बिजनेस मुश्किलात के बगैर है। डेफिनेटली। अब बिजनेस में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ये दोनों पॉइंट्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा रोल है। अब गवर्नमेंट ने जो हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, वहाँ पे काफ़ी मेजर्स ले लिए हैं। जैसे हम कभी मैनुअल कस्टम क्लीयरेंस होती थी, अब वी बुक सिस्टम आ गया है, काफ़ी पेपर वर्क कम हो गया है, ऑनलाइन हम काफ़ी चला गए हैं। दैट्स मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वहाँ पे बहुत अभी लैकिंग है। हमारी जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। जब हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, हम कॉस्ट निकालते हैं, तो हमें पता चलता है जो इंडिया है, बांग्लादेश है, दूसरे जितने भी हमारे कंपेटिटिव कंट्रीज़ है, हमारी कॉस्ट ज़्यादा। जब कॉस्ट ही ज़्यादा तो हम बेच क्या सकेंगे? तो ये हमारे लिए जब मेजर जो हमारे लिए हर्डल है वो कॉस्ट है। देन अदर टैक्सेशन के इशूज़, अदर इशूज़ आ जाते हैं। सर, अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? कोई लाइसेंस वगैरह रिक्वायर होता है? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी दौर में तो ये होता था कि एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए बड़ा ज़रूरी था, लेकिन अब ये कंडीशन ख़त्म कर दी गई हुई है। आपने जस्ट कुछ रजिस्ट्रेशंस करवानी है, जिसमें सबसे पहली रजिस्ट्रेशन क्या है, बिज़नेस को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। जैसे आप सोल प्रोप्राइटर हैं या पार्टनरशिप है या आप कंपनी बना लेते हैं, तो सोल प्रोप्राइटर के लिए तो एज ए बिज़नेस कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, जस्ट एनटीएन बनता है तो आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड हो जाता है। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट के तहत आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अगर कंपनी बनाते हैं तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आपको रजिस्टर्ड होना, फिर कंपनी बनेगी। अब कोई भी बिज़नेस टाइप में आप आगे बिज़नेस रजिस्टर्ड हो गया, देन आपका सेकंड स्टेप होता है एनटीएन बनाया जाए उसी बिज़नेस के नेम से। एनटीएन बन गया, अब उसी बिज़नेस नेम से, जिस नेम से एनटीएन बना, उसी नेम से बैंक में अकाउंट ओपन करवाएँ, देन सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर वी बुक में रजिस्टर्ड हो जाएं कस्टम्स के साथ, देन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मेंबरशिप कर लें, तो यू आर रेडी फॉर लीगली फॉर एनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। उसके बाद आप बिजनेस आसानी से करें। सही। सर, हम अभी बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट मेथड जो है वो क्या है? जी, पेमेंट्स बड़ी अहम क्वेश्चन है, क्योंकि पेमेंट ही तो ऐसे उनसा है जिसकी वजह से सारी मोटिवेशन चली होती है। अगर सारी एक्सपोर्ट करने का शौक तो नहीं है, अगर पेमेंट नहीं आ रही तो। देखिए, पेमेंट्स इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट्स के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। 3 मुख्तलिफ टाइप्स हैं जहाँ पे पेमेंट हो सकती है। पहला क्लीन पेमेंट्स, देन डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है, देन लेटर ऑफ क्रेडिट है।
हर एक बीच में 2-2 टाइप्स अगेन आ जाती हैं। तो जो क्लीन पेमेंट्स है उसमें ओपन अकाउंट में तो हमें एक्सपोर्ट में तो अलाउ नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट में मना किया हुआ है, ओपन अकाउंट पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन एडवांस पेमेंट अगर आ जाए तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अप्रिशिएट करता है, हम पेमेंट एडवांस ले सकते हैं। जैसे चाइना के साथ ज़्यादा लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो टीटी का नेम लेते हैं, टीटी स्टैंड्स फॉर टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। सही। तो दिस इज नेम ऑफ मेथड ऑफ द पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट आ गई। देन डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है, उसमें 2 टाइप्स हैं, डीपी है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट है, या कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स है। देन तीसरी टाइप आ जाती है लेटर ऑफ क्रेडिट, जो एलसी के नाम से बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया में। तो एलसी पे बिज़नेस करना सबके लिए फिजिबल हो जाता है, क्योंकि वो इंपोर्टर के लिए भी बेनिफिशियल है और एक्सपोर्टर के लिए भी बेनिफिशियल है, विन विन सिचुएशन आ जाती है। बाकी हर टाइप ऑफ पेमेंट में, जैसे मैं तमाम टाइप्स ऑफ पेमेंट बुक में डिटेल में लिख दिया है कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें रिस्क क्या है, तो एलसी विन विन सिचुएशन आ जाती है। सही। सर, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में एक बड़ा मसला होता है कि हम अपनी पेमेंट को सिक्योर किस तरह से करें। जी जी। अब देखें, पेमेंट एडवांस पेमेंट मांगे तो फिर तो पेमेंट सिक्योर है, ठीक है, लेकिन एडवांस पेमेंट में आपको कस्टमर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन आपके लिए अहम जो टाइप रह जाती है वो एलसी ही रह जाती है। अब एलसी के थ्रू अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो पेमेंट आपकी सिक्योर है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एलसी के डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं, वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अब वहाँ पे लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं लेकिन वो डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बुक में एक तो ऐसा किया, मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज लगा दिया, एक पार्टी को एक्सपोर्टर बनाया है, एक इंपोर्टर बनाया है, उनके A to Z कॉरस्पॉन्डेंस के लेटर लगा दिए हैं, देन उसका सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मा इनवाइस लगा दिया है, फिर उनकी की एलसी इशू हो रही है, एलसी इशू होने के बाद उसकी शिपमेंट होती है तो कस्टम क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए हैं। फिर जब शिपमेंट हो गई है तो एलसी के सारे डॉक्यूमेंट्स बना के फिजिकली मैंने इस बुक में लगा दिए, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट भी लगा दिया। इसका मतलब है A to Z जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उन तब के स्पेसिमन हैंडआउट्स मैंने बुक में लगा दिए हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के तौर पे। अच्छा, सब ये सारी एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाए, जब आप एलसी के डॉक्यूमेंट्स बना लें तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को चेक कैसे किया जाए, मैंने क्या किया है, मैंने इसमें एक चैप्टर ऐसा रखा है कि एलसी की चेक लिस्टें बना दी हैं, हर डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट बना दी है। जैसे बिल ऑफ लैंडिंग है, उसको कैसे चेक करना है, क्या पॉइंट्स चेक करने हैं, इनवाइस को क्या पॉइंट्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के क्या पॉइंट्स, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं हर एक की मैं चेक लिस्टें बना दी। अगर आप डॉक्यूमेंट्स बनाएं उसके बाद चेक लिस्टें बनाएं तो आपको वैसे ही डिस्क्रिपेंसीज सामने आ जाती हैं, उसको आप रिमूव कर लें। इस तरह से आप पेमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो एलसी के थ्रू, चेकलिस्ट के थ्रू आप प्रूव करें। सर, मैं चाह रहा था कि आप थोड़ी सी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स पे भी थोड़ी सी बात कर लें। जी जी। इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स बेसिकली जो कमर्शियल टर्म्स है इनको टर्म्स के नाम से मशहूर हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। तो इनको टर्म्स 2020 अभी नया रूल्स है जो 1 जनवरी 2020 से इम्प्लीमेंट हुआ है, 11 टर्म्स हैं। अच्छा, इनको टर्म्स अक्सर मेरा क्वेश्चन लोगों से होता है कि इनको टर्म्स क्या बताती हैं, तो वो कहते हैं इनको टर्म्स बताती हैं फ्रेट किसने देना है और डॉक्यूमेंट्स किसने बनाए हैं। हालांकि सिर्फ यही चीज़ नहीं है, इनको टर्म्स हमें बड़े कोर मैसेज देती है, हमें 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती हैं। नंबर 1 टास्क, नंबर 2 कॉस्ट, नंबर 3 रिस्क। टोटल 11 इनको टर्म्स हैं और हर इनको टर्म ये तीनों जिम्मेदारियाँ बताती है, टास्क, कॉस्ट एंड रिस्क। लेट्स से आप C&F की एग्जांपल लेते हैं, एक इनको टर्म है कॉस्ट एंड फेयर। तो वहाँ पे एक्सपोर्टर का जो टास्क है वो क्या है कि जो टाइम आपने कमिट किया है उस टाइम पे प्रोडक्शन करके आपने गुड्स को डिस्पैच किया फ्रॉम प्लांट और कराची पहुंच गया, कस्टम क्लियरेंस करवा रही, कस्टम क्लियरेंस होने के बाद शिप लगा, शिप के ऊपर अपने गुड्स लोड कर दिए, ऑन बोर्ड कर दिए। वंस आपका कंटेनर लेडन ऑन द बोर्ड, शिप के ऊपर लोड कर दिया गया, वहाँ पे आपका टास्क ख़त्म होता है। देन जब कॉस्ट की बारी है तो जितनी भी उसके एक्सपेंसेस अभी तक आए हैं शिप के ऊपर लोड होने तक, प्लस फ्रॉम डिस्पैच पोर्ट टू डेस्टिनेशन पोर्ट, उसका जो सी फ्रेट है, जो किराया है, वो भी एडवांस में दे दिया गया, तो ये सारी उसकी कॉस्ट बन जाती है। लास्ट आ जाता है रिस्क। रिस्क वंस आपका कंटेनर शिप के ऊपर लोड कर दिया गया तो वहाँ पे आपका रिस्क ख़त्म हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स, 3 जिम्मेदारियाँ हर इनको टर्म्स आती है, टास्क, कॉस्ट एंड रिस्क। तो ये 11 इनको टर्म्स हैं, तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं CIF में कहाँ पे रिस्क कवर हो रहा है और ये बाकी टर्म्स में किस तरह से आ रहा है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए।
सही। सर, अगर हम मौजूदा मुल्की सूरत हाल को देखें तो एक्सपोर्ट के इस वक्त क्या हालात हैं? अब एक्सपोर्ट के बारे में तो बड़ा अलमिया है कि हमारी एक्सपोर्ट बड़ी डाउन जा रही है। यहाँ पे शेख साहब मैं एक चीज़ मेंशन करना मुनासिब समझूंगा कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक की ज़ात ने नेचुरल रिसोर्स में बड़ा नवाजा है। हम नेचुरल रिसोर्स में दुनिया में 6-7वें नंबर पे हैं, और जबकि एक्सपोर्ट की जब बारी आती है, पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का शेयर है दैट इज़ जस्ट 0.1%, नॉट 1-2-3%, जस्ट 0.1%। यानी नेचुरल सोर्सेज में हम 6-7वें नंबर पे और एक्सपोर्ट हमारी 0.1% है। ये बड़ा अलमिया है। और इसमें जैसे पहले मैंने अर्ज़ कर दिया कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वो मेजर फैक्टर्स हैं। तो हमारी जब कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाती है तो हम आगे कैसे सेल आउट कर सकेंगे। देन बाकी अदर फैक्टर्स हैं, हमारे टैक्सेशन के इशूज़ हैं, मार्केटिंग में गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कोई नहीं है, तो इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पाई। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिन कौमों ने तरक्की की है, जैसे अब जापान की एग्जांपल ले लें, जापान के साथ नेचुरल रिसोर्स उनके पास इतने ज़्यादा नहीं है। वो एक फ्लोटिंग फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बना के और एक्सपोर्ट कर देते हैं, और दुनिया की 3रे नंबर पे, वर्ल्ड 3rd बेस्ट इकोनॉमी बन गई है जापान। तो वहाँ पे जब मैंने ऑब्जर्वेशन की तो वहाँ में कुछ मुझे रूल सामने आए जिस वजह से वो कौमें तरक्की कर गई हैं। क्या सबसे पहला रूल क्या है कि वो लोग किसी को धोखा नहीं देते। जैसे अशफाक साहब ने बड़े अच्छे कोट बोला हुआ है कि कभी किसी को धोखा ना दो, धोखा जो है ये मरता नहीं है, इसको मौत नहीं है, इसको अपने मालिक से, अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है और ये घूम फिर के अपने मालिक के पास ही आ जाता है। तो बेसिकली जापान ने क्या किया, जापान ने धोखा नहीं दिया। किस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपसे क्वेश्चन करता हूँ। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है जो मेड इन पाकिस्तान है, दूसरी मेड इन चाइना है, तीसरी मेड इन जापान है, प्रोडक्ट एक ही है लेकिन मेड इन डिफरेंट है, तो क्वालिटी के लिहाज से कौन सी प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे? आमतौर पे जो तस्वुर किया जाता है वो मेड इन जापान किया जापान जाता का क्वालिटी का एक नाम है ना। अच्छा, क्वालिटी से मुराद सिर्फ ये होता है कि जैसी प्रोडक्ट डिफाइन की गई वैसी ही निकले। क्या मतलब है? धोखा नहीं देना। तो जापान ने ये पॉइंट पकड़ लिया कि किसी को धोखा नहीं देना, और इस एक पॉइंट की वजह से पूरी दुनिया में उसका नाम आया और वर्ल्ड 3rd बेस्ट इकोनॉमी हो गई। तो ये अशफाक साहब ने अभी चंद साल पहले ये कॉल बोला था, धोखा नहीं देना। तो यही पॉइंट तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बताया हुआ है। अगर हम भी उसी पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर लेते, ना सिर्फ वो एक पॉइंट बल्कि हमें तो ऐसे सैकड़ों प्रिंसिपल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताए हुए। तो अगर हम सब पे अमल कर लेते तो क्या हम नेचुरल सोर्स के 7वें नंबर होते हुए दुनिया में हम एक अपना मुकाम ऐसा ना क्रिएट कर लेते कि दुनिया में कम से कम 6% तो हमारी एक्सपोर्ट होती। डेफिनेटली सर। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अलमिया है। हमारे पास सब कुछ है अमल करने के लिए, लेकिन अमल नहीं हम करते। सही। सर, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बेहतर तरीके से सीखना हो अपने कारोबार शुरू करने के लिए तो किस तरह सीखा जाए? एक तो एक किताब है आपकी, मैं चाहूँगा आप अपने व्यूअर्स को भी दिखा दें कैमरे में। एक तो किताब ये बहुत अच्छा एक्सपोर्ट जरिया पे है। ये मैं इस बुक का आथर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स पे पाकिस्तान की ये पहली बुक है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये किस ट्रेड पे पाकिस्तान की ऐसी वाहद बुक है जिसको फेडरल कॉमर्स मिनिस्ट्री के भी लेटर्स इशू हुए हैं एप्रिसिएशन के, और तमाम बड़े इदारों से, FPCCI, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये लेटर्स भी बुक में बीच में लगे हुए हैं। अब इस बुक में लिखा क्या हुआ है और इस बुक की इम्पोर्टेंस क्या है? रहमतुल्लाह जवेद साहब जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी मेंबर हैं और SME कमेटी के चेयरमैन हैं पूरे पाकिस्तान के, उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेन पे खड़े होकर ये बयान दिया हुआ है कि जिस किसी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस किया और ये बुक नहीं पढ़ी, इसका मतलब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को उसने सही नहीं सीखा। इसका मतलब बिज़नेस को सीख के फिर ही सही किया जा सकता है। इस बुक को पढ़ा जाए, प्लस अगर उसके बाद कोर्स भी कर लिया जाए, जैसे कि मैं मुख्तलिफ इदारों में ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, कोई 1 डे की फुल डे ट्रेनिंग होती है, वो अटेंड कर ली जाए, किसी भी जगह पे मेरा सेशन अटेंड कर लें, या आप एक रेगुलर कोर्स करवाता है जहाँ से बुक पब्लिश होती है, वीडियो पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएगा जहाँ से बुक अवेलेबल है, और उसी नंबर से पता चल जाएगा। मैं रेगुलर 2 मंथ्स का कोर्स भी कराता हूँ, बल्कि मैं फाउंडेशन को भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर इधर से कोर्स आप अरेंज कर लें तो इधर 1 मंथ शॉर्ट कोर्स अरेंज करें, मैं कोर्स करवा दूँगा। तो कोर्स करने के बाद इसका मतलब है कि वो जो शुरू में मैंने बताया था, केयरफुल प्लानिंग एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग, 2 पॉइंट्स ज़िंदगी में आपके साथ चलते हैं थ्रू आउट लाइफ।
तो केयर फॉर प्लानिंग में बिजनेस प्लानिंग आप करें और क्लियर अंडरस्टैंडिंग में बिजनेस को सही तरह समझ लें, फिर आप बिजनेस में कामयाब हैं। सही। सर, आप जनाब कासिम अली शाह साहब की तालीमात को बहुत एडमायर करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जी, मैंने तो उनमें प्लस ही देखा है। उनमें जो एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स हैं ये इस लेवल पे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल जापान की दी थी या स्विट्ज़रलैंड की कर लें, जितनी भी कौमों ने तरक्की की है तो एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल जो वैल्यूज़ हैं ना वो कासिम अली शाह उसमें टॉप पे हैं। बाकी चीज़ें तो है ही हैं, तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कही थी। और देखें उन्होंने भी ऐसे वैल्यूज़ को ही पकड़ा है। वैल्यूज़ को हम अमल करें तो हम एक नाम कमा सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जापान का एक बुज़ुर्ग आदमी, तो उन शाम 5 जब बज गए तो 5 के बजे के बाद भी वो काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछा कि साहब आप टाइम तो ख़त्म हो गया है ऑफिस का, तो अब अभी भी काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मेरा पेट ख़राब था तो मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ा है, तो वो जो टाइम मेरा वेस्ट हुआ है मैं वो टाइम का मेकअप कर रहा हूँ कि मैं चूँकि इस टाइम की पे लेता हूँ तो मैं वो पे करके जाऊँगा। तो वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना फैक्टर, इतनी वेटेज देते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड मुझे एक चीज़ ध्यान में आई। मेरे जो लाइफ कोच हैं अब मैं नाम भी उनको कोट करना चाहूँगा, ये कोहिनूर मैपिल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुहेल सादिक साहब, वो मेरे लाइफ कोच हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे सर पे शफ़क़त का हाथ रखा तो उन्होंने पहला लफ्ज़ जो मुझे समझाया वो ये समझाया कि बेटा कोई भी काम छोटा नहीं होता, असल काम जिम्मेदारी है, जो भी काम करना जिम्मेदारी के साथ करना। और यही बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछी कि किसी बंदे की कदर कैसे लगाई जाती है, कि कितनी कदर है उसकी, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बंदा जितना ज़िम्मेदार है, जितना ज़िम्मेदार है उतनी ही उसकी कदर। ये नहीं कहा कि जितनी डिग्रियां हैं, जितना इल्म है, जितना नॉलेज, ये नहीं है, जितना ज़िम्मेदार है। तो बिज़नेस में भी ऐसे है, रिस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ता है, आपको बिज़नेस को ऑन करना पड़ता है। ठीक है, आप जैक एंड फील्ड की बुक ले लें, सक्सेस प्रिंसिपल्स की ले लें, उसमें उसने 100 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। सबसे टॉप पे उसमें यही रखा है कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। तो दुनिया के एग्जाम्पल उठा लें, जो भी लोग बिज़नेस में, सलीम गौरी के एग्जाम्पल ले लें, बिज़नेस में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, काशिफ अनवर साहब बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। तो जितने भी लोग पाकिस्तान में कामयाब हुए हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, प्लस वो जो रूल्स हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बताए में उन पे अमल किया। तो मैं यही कहूँगा अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, बिज़नेस तो एक छोटी सी बात है, अब ज़िंदगी में भी कामयाब होना है तो कुरान और हदीस की रोशनी में चलें, फिर ही आप कामयाब हैं। अब लास्ट में एक मैसेज भी ये देना चाहूँगा, अगर बिज़नेस किसी ने करना है तो किस तरह से किया जाए, तो मेरी कोट होती है, द वर्क यू डू, वर्क से मुराद कैरियर है, आप डॉक्टर बनते हैं, एजेंट, साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, द वर्क यू डू इज़ ग्रेट पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो डू ओनली व्हाट यू बिलीव इज़ ए ग्रेट वर्क, एंड टू डू ए ग्रेट वर्क यू मस्ट लव द वर्क। और इसी को क्रक्स कर दिया है मेरे रूहानी उस्ताद मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कि वेयर एवर यू आर एंड वट एवर यू डू, वेयर एवर यू आर एंड वट एवर यू डू, बी इन लव। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी नाजरीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाह रहे हैं उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।